वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे इकॉनमी देख रहे हैं। इकॉनमी में हमारी 4 लेसन कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे नोबेल प्राइज़ से कि इकॉनमी में इस बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला है और किस लिए मिला है, ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। देन यहाँ पे हम लोग डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में देखेंगे। देन यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल कर आई है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। एंड देन हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस स्कीम के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नोबेल असेंबली और जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है साइंस के, इनके द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि मेडिसिन, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री नोबेल के विनर्स का नाम, और वो भी इस साल में। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ है क्या? तो फर्स्ट यू शुड नो कि नोबेल प्राइज़ जो है एक इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि यहाँ पे नोबेल फाउंडेशन स्टॉकहोम स्वीडन, जो इनके द्वारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले जो यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल थे 1895 में, उनके ही जो विल था, उन्हीं के विल के हिसाब से ही, इट मीन्स कि वो ऐसा चाहते थे कि हाँ ऐसा प्राइज़ मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उनको भी मिला। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे ये आपका जो है नोबेल प्राइज़ रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश इन्वेंटर थे, इन्वेंट करते थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, और प्रॉपरली इनको पॉपुलरली इनको आप देखोगे कि जाना जाता था, कि जिसके कारण ये क्या किए थे, डायनामाइट इसको इन्वेंट किए थे, ब्लास्टिंग कैप जो है उसको इन्वेंट किए थे, स्मोकलेस गन पावर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। कैटेगरीज अगर हम लोग देखें तो 1901 में इंस्टीट्यूट किया गया ये नोबेल प्राइज़, और ये जो प्राइज़ है ये हर साल दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो बेसिकली यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इट मीन्स की मेडिसिन, एंड लिटरेचर, पीस। ओके, साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि इस फील्ड में बहुत ही उम्दा काम कर चुके हैं। फाइन, तो इसे आप समझ सकते हो, नोबेल मीनिंग ही इसकी होती है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल। तो 6 कैटेगरी अगर हम लोग देखें तो ये इकोनॉमिक साइंस में है। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था बाद में, जो कि 1968 में, वो भी रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा, और पहली बार इसको अवार्ड किया गया था 1969 में। फाइन, अब देखते हैं कि यहाँ पे विनर्स को नोबेल प्राइज़ में क्या मिलता है। नोबेल प्राइज़ तो मिल जाता है, बट नोबेल प्राइज़ में होता क्या है ये समझते हैं। हर एक जो विनर होते हैं ना, उनको 3 चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं नोबेल प्राइज़ में। सबसे पहले उनको नोबेल डिप्लोमा दिया जाता है। इट मीन्स कि जिस भी फील्ड में वो यहाँ पे कुछ भी इन्वेंट करते, रिसर्च करते, तो उनको उस फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो अपने आर्ट में यूनिक होते हैं, उनका जो काम होता है वो यूनिक होता है, तो उनके यूनिक वर्क के लिए उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल डिप्लोमा होता है उसके लिए कि उन्होंने जो भी इन्वेंट किया उसके लिए। देन यहाँ पे नोबेल मेडल होता है। आपने देखा है ना कि जो भी प्राइज़ मीन्स क्या, मेडल वगैरह होता है, तो यहाँ पे मेडल दिया जाता है। और कैश प्राइज़ कितना दिया जाता है, तो अगर कैश प्राइज़ की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 10 मिलियन स्वीडिश का जो यहाँ पे करेंसी है अरोनॉर, तो ये दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि 10 मिलियन तक का यहाँ पे आपका स्वीडिश नॉर दिया जाता है। हु अवार्ड्स द प्राइज़, किनको यहाँ पे प्राइज़ दिया जाता है, तो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है साइंस के, वो यहाँ पे अवार्ड करते हैं नोबेल प्राइज़, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में, इन 3 फील्ड में आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम लोग देखें जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर में, वो यहाँ पे अवार्ड किया जाता है स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, तो किसके किसके द्वारा किस किस फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर बनना होगा इससे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया जा सकता है। ओके, तो नोबेल प्राइज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्टॉकहोम में है, ये अवार्ड करते हैं नोबेल प्राइज़ जो कि मेडिसिन के फील्ड में, इट मीन्स की फिजियोलॉजी। और नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो यहाँ पे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि किनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ देना है या फिर नोबेल प्राइज़ देना है, तो वो यहाँ पे जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है वो यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, प्राइज़ विनर जो है उनको लॉरेट कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि वो अपने फील्ड में जो है ना महान व्यक्ति है। इट मीन्स कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा काम कर रखा है जो कि अब तक यहाँ पे आप देखो हिस्ट्री में नहीं हुआ था। मोर देन वन, बट
नो मोर देन 3 पीपल कैन विन ईच प्राइजेस। इट मीन्स कि एक से ज़्यादा, बट हाँ एक टॉपिक के लिए 3 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बेसिक बात है जो कि हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में समझे हैं। अब यहाँ पे कुछ दिग्गज लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में बात करें तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको यहाँ पे लिटरेचर के लिए दिया गया था 1913 में। देन सीवी रमन है, जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना है, जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी, इट मीन्स की मेडिसिन के फील्ड में दिया गया। फिर मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा को यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। देन यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, जिनको नोबेल प्राइज़ जो है वो फिज़िक्स में दिया गया। देन अमर्त्य सेन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनको यहाँ पे इकोनॉमिक साइंस में दिया गया। एंड यहाँ पे वेंकटे रमन कृष्णन है, जिनको यहाँ पे केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। एंड कैलाश सत्यार्थी, जो कि अगेन यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ इनको दिया गया। फाइन। एक और है अभिजीत बैनर्जी, जिनको यहाँ पे इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये कुछ ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनके बारे में आप हमेशा पढ़ते रहते हो। अब इस बार समझते हैं कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के फील्ड में किनको मिला, क्यों मिला। तो ये अवार्ड आप देख सकते हो, एक्चुअली इन लोग का नाम इतना ज़्यादा अजीबो तरीके से रहता है कि आई एम वेरी सॉरी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बट यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। फाइन। रिसर्च किया गया है कि बैंक और फिनेंशियल क्राइसिस को लेकर। तो 2008 में जो फिनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला पूरे वर्ल्ड वाइड, और आज की डेट में आप देख सकते हो हमारे देश में भी जो बैंक क्राइसिस है वो बहुत ही ज़्यादा बैक टू बैक हो रहा है। तो ये प्राइज़ जो है वो 3 US बेस्ड इकोनॉमिस्ट को मिला है। पहले है बेन एस बर्नेंके, देन है डॉगलस W डायमंड एंड फिलिप H डाइवेक्स। ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि किसको किसको मिला है। इनका यहाँ पे इसलिए मिला है क्योंकि जो रोल है बैंकों का इकॉनमी में, इसको समझने के लिए यहाँ पे इनके द्वारा काफ़ी रिसर्च किया गया, काम किया गया, तो इसके लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका फाइंडिंग्स है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इट मीन्स कि यहाँ पे जो बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है उससे क्या है कि आम जनता को फ़ायदा होना चाहिए। तो सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पे फाइंडिंग्स की गई है। फाइन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि रिसर्च के बारे में देख लेते हैं, तो रिसर्च जो कि यहाँ पे आपका बर्नेंकी के द्वारा किया गया। तो बर्नेंकी यहाँ पे एनालाइज किए हैं द ग्रेट डिप्रेशन। जो द ग्रेट डिप्रेशन है 1930s का, इट मीन्स कि ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था उस समय मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। और इस स्टडी के पहले जो बैंक फेल्योर था वो भी एक कंसिक्वेंसेस ही है फिनेंशियल क्राइसिस का। साथ ही आप देखो 1983 में तो इनके द्वारा ये प्रूव किया गया कि जो बैंक है वो यहाँ पे बैंक फेल्योर को ही लीड कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें कि जो बैंक फेल्योर हो रहा है इसके पीछे भी रीज़न है बैंक। फाइन। तो जब यहाँ पे बैंक्स कोलैप्स्ड होते हैं, यहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिलता है बोरोवर्स को, तो वो यहाँ पे लॉस्ट हो चुका था। फिर इसको रिक्रिएट बहुत जल्द नहीं किया जा सकता है। सोसाइटीज़ की जो एबिलिटी है कि वो यहाँ पे चैनल सेविंग्स को देखें, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो ये भी बातें यहाँ पे रखी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा गया है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है फिनेंशियल क्राइसिस तो आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। आप देखो कि पैसे की कमी हो जाती है, लेकिन पैसे की कमी को रिवाइव करने में यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा होता है। उस पर यहाँ पे रिसर्च किया गया। रिसर्च डायमंड और डेविक के द्वारा क्या किया गया कि कॉन्फ्लिक्ट जो सेवर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। देखिए कुछ लोगों का माइंड होता है कि अगर वो अर्न करते हैं तो उसको सेव करके रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का माइंड होता है कि अगर वो अर्न करते हैं तो उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टर के रूप में कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दोनों के माइंड में काफ़ी डिफरेंस है। ओके, तो इन दोनों में आप देखो कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सेवर का सोचने का तरीका ही अलग है और इन्वेस्टर्स का सोचने का तरीका ही अलग है। तो सेविंग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ ही होना चाहिए। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइन। तो इस चीज़ को यहाँ पे इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया है। साथ ही रोल ऑफ बैंक की सोसाइटी में बैंक का क्या रोल है, इनके ऊपर भी इनके द्वारा स्टडी की गई है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक बातें कि यहाँ पे जो 2022 का जो नोबेल लॉरेट्स के द्वारा जो फाइंड किया गया है इकोनॉमिक्स में, तो इनका जो रिसर्च है ना वो काफ़ी हेल्प किया है हमें ये समझने में कि बैंकों का रोल क्या है इकॉनमी में। पर्टिकुलरली देखिए जब फिनेंशियल क्राइसिस आता है, जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है, पूरी मंदी आ जाती है और हर तरीके से आप देखो व्यापार
बहुत इफ़ेक्ट होता है। लोगों को जो है उनकी सैलरी नहीं मिलती है, तो लोगों की जो डे टू डे लाइफ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है। तो उस समय बैंकों का क्या रोल होता है उसको यहाँ पे समझा गया इनके द्वारा, और कैसे बैंक अगर फेल हो जाते तो उससे क्राइसिस से हम लोग कैसे उभर सकते हैं और आम जनता पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। साथ ही कैसे बैंक जो है वो कोलैप्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि बैंक खुद ही कोलैप्स हो गए, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, और कैसे फिनेंशियल मार्केट जो है वो रेगुलेट हो सकता है। तो ये इन सारी बातों को यहाँ पे इनके द्वारा समझा गया, फाइंडिंग्स की गई। अब देखते हैं फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है सेवर और इन्वेस्टर्स के नीड के ऊपर। तो सेवर्स क्या चाहते हैं, सेवर्स हमेशा चाहते हैं कि उनको अपने सेविंग्स का कुछ पार्ट जो है वो होता रहे। इट मीन्स कि जो भी वो सैलरी वगैरह है तो उसमें से कुछ पार्ट वो सेविंग्स में डालते रहे। इन्वेस्टर्स का है कि इन्वेस्टर्स या फिर बोरोवर्स है तो वो बिजनेस टाइप के होते हैं, होम बायर्स भी होते हैं, जिनको यहाँ पे मनी की बहुत लंबे समय तक ज़रूरत होती है और वो यहाँ पे फंक्शन नहीं कर सकते हैं अगर मनी यहाँ पे वापस से नहीं मिलेगा। जैसे कि इन्वेस्टर्स क्या है ना कि उनको यहाँ पे चाहिए कि वो जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो बस इसलिए पैसा लगाना चाहते हैं जिससे कि उनको वापस से वो रिटर्न मिल सके, है कि नहीं। बस उस बेसिस पे ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो खर्च करना चाहते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टर्स खर्च करना नहीं चाहते। तो ये बातें यहाँ पे कही गई है। नीड अगर हम लोग सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में देखें तो वो डिफरेंट है। तो आप ही अपने अंदर झांक के देख सकते हो या आपको पता होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। क्या आपके पास सैलरी होती है तो आप उसको सेविंग यानी कि पैसों को बैंक में सेव करना या फिर फिजिकल करेंसी को सेव करना आप किस तरीके से समझते हो कि यहाँ पे सही है। इट मीन्स कि ये चीज़ें जो है वो कही जा रही है कि सेवर्स जो होते हैं उनकी क्या नीड है, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, क्या आप पैसे को सेव करने में ज़्यादा बिलीव करते हो या फिर इन्वेस्ट करने में, ऐसी जगह पैसे खर्च करने में जिससे कि बाद में आपको अच्छा खासा रिटर्न उससे ज़्यादा मिले, ठीक है। अब यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस इंडिया में देखें तो जो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस में इंडिया में है वो लॉन्च हुआ था 1962 में, और इंडिया उस समय सेकंड कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिनके द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया था। तो पहली कौन सी कंट्री थी, ऑब्वियस है यूएसए 1933 में। इंडिया में क्या है कि हर एक डिपॉजिटर को, जैसे कि आपके हर एक के पास बैंक अकाउंट है, तो आप लोग के पास बैंक अकाउंट है, उनमें पैसे भी होंगे। तो यहाँ पे बैंक क्या है ना कि वर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे आपको 5 लाख तक आपका सेविंग करके रखेगा, यानी कि 5 लाख आपको जो है मैक्सिमम यहाँ पे आपको इंश्योर किया जाता है कि इतना तो अगर बैंक डूब गया तो आपको 5 लाख आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट अमाउंट के साथ या फिर प्रिंसिपल दोनों के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ें हैं। पहले ये 1 लाख था, लेकिन बैक टू बैक जब बहुत सारे बैंक और NBFCs जब इंडिया में भी ये शट डाउन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो रहे थे, तब उसके बाद ये जो है 1 लाख से इंक्रीज़ करके 5 लाख लाया गया। बैंक रन क्या होता है, बैंक रन कहने का मतलब है कि जब डिपॉजिटर्स जो हैं वो यहाँ पे परेशान हो जाए कि क्या अब बैंक सर्वाइव करेगा कि नहीं। तो अगर आपको 1 सेकंड के लिए भी ये सुनने को मिल जाएगा कि आप जिस भी बैंक में आपका पैसा है उस बैंक की स्थिति अच्छी नहीं है और वो कभी भी डूब सकती है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि अपने बैंक से अपना जितना भी पैसा है उसको वापस से निकाल लोगे, विड्रॉ कर लोगे, है कि नहीं। तब उस केस को हम लोग कहते हैं बैंक रन। फाइन, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप बैंकों में पैसा रख रहे हो तो उस समय आपका सेविंग मोड में, लेकिन जैसे ही आप इनसिक्योर होते हैं और आपको लगता है कि नहीं आपकी पैसे जो है वो सेफ़ नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधे विड्रॉ करोगे पैसे और आप उस बैंक को छोड़ के भाग जाओगे। बैंक को छोड़ो या ना छोड़ो, अपने पैसे तो ज़रूर वहाँ से निकाल लोगे, फाइन। तो बैंक रन के कारण अगर आप देखो तो जो रिसेशन है 1929 का, वो यहाँ पे फुल फ्लेजेड बैंकिंग क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया। रिसेशन कहने का मतलब है कि लगातार 2 से 3 महीने जो है आपका डिमांड कम हो जाना, और यहाँ पे जो डिमांड और परचेज़ का जो यहाँ पे रेशियो है वो भी कम हो जाना। तो इस तरीके से ये अगर लंबे समय तक चलता रहा तो बैंक क्राइसिस में आ जाती है। इट मीन्स बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है और फिर बैंक जो है अपनी जो भी फंक्शन है वो आम जनता तक नहीं पहुँचा पाते हैं, फाइन। तो इसे कहते हैं बैंक रन। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग समझे कि नोबेल प्राइज़ के बारे में बेसिक बातें, एंड देन यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश की कि इकोनॉमी के फील्ड में इस बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला और क्यों मिला, फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। देखिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को डेडिकेट किया गया है, और ये एक तरीके का एफर्ट्स लगाया जा रहा है कि जो डिजिटल बैंकिंग है उसकी बेनिफिट्स हम लोग पूरे भारत में कैसे फैलाएं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट है क्या, ये सेटअप और सर्विसेज के बारे में समझते हैं।
अभी आप देखो कि आरबीआई जो है उनके द्वारा गाइडलाइन लाया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ओके, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है ये रेफ़र किया जाता है कि एक स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट बिजनेस है, जहाँ पे आप देखो कि सर्टेन मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर डिलीवरिंग जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज है। साथ ही साथ आप देखो कि ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग आउटलेट भी है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस तरीके से वैरायटी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट को वो डिलीवर कर सके। ठीक है, साथ ही सेल्फ सर्विस जीरो अगर हम लोग देखें, जहाँ पे कस्टमर जो है वो एटीएम को एक्सेस कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ सर्विस है कि आप खुद से क्या क्या करते हो। आपके पास तो एटीएम है तो आप लोग जाते हो अपना एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लेते हो। कैश डिपॉजिट मशीन भी होता है, आप लोग को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी आपका कैश डिपॉजिट मशीन है वहाँ आप लोग जो है अपना कैश डिपॉजिट कर देते हो। प्रिंट पासबुक है, पासबुक प्रिंट कराने के लिए भी आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो एटीएम जैसी मशीन होती है, वहाँ पे आप अपना पासबुक डालो, उसमें प्रिंट हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करना ये भी आपके हाथ में ही है। बिल वगैरह टैक्सेस वगैरह पे करना ये भी हम लोग खुद से ही कर लेते हैं। डिजिटल असिस्टेंस जोन क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि एक सर्विस जो है उसके थ्रू जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स आप समझो कि आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना है या करेंट अकाउंट ओपन कराना है, तो ये सब कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करती है। फाइन, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना है तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले बैंक को जो है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेना होगा, क्योंकि अगर हम लोग डिजिटली बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो डिजिटल में तो आज के डेट में हमारे इंडिया में कोई कानून नहीं है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं। बट साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या हमारे देश में कोई कानून है? अभी तक तो नहीं आए हैं, इसलिए इतने ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। और बेसिकली हम लोग बैंकिंग सिस्टम को ही अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो लोगों के जो है मनी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो। तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कंप्लीट सिक्योरिटी पे। ठीक है, साथ ही हैंड्स ऑन जो कस्टमर एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना होगा सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट में और प्रैक्टिसेस में। डिजिटल मैकेनिज्म को हम लोग को यूज़ करना होगा रियल टाइम असिस्टेंस में, और जो कस्टमर ग्रीवियंसेस है उसको भी रिड्रेस करना होगा। रेगुलर मॉनिटर करना होगा, रिव्यू करना होगा जो भी फाइनेंशियल जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके एक्सपेंशन को लेकर। ओके, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज में क्या है। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग यूनिट लाना है तो उसके लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, एक स्मार्ट इक्विपमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज के लिए। प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हो कि बैंक वगैरह जो है कुछ सर्टेन मिनिमम जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट है वो सब प्रोवाइड करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे। साथ ही अगर डिजिटल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि जो डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उनके साथ इंगेज होना होगा। साथ ही आप देखो कि रिपोर्ट करना होगा एज ए सब सेगमेंट, जो कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट है उसी में रहते हुए यहाँ पे आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि जो साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल बैंकिंग, कस्टमर और एजुकेशन है, कस्टमर ग्रीवियंसेस है, रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स है, तो इन सब जगह आप देख सकते हो कि बैंकों का क्या रोल है। और डिजिटल बैंकिंग यूनिट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके पीछे हम लोग को कहाँ कहाँ पे ध्यान देना होगा। अब ये चीज़ें समझते हैं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट हम लोग लेकर आ रहे हैं तो इससे क्या हमें फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखो डिजिटल फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी। अगर ऐसा सिस्टम आता है, जैसे पेटीएम के आने के बाद ही हम लोग ने देखा था कोविड के टाइम पे कि कितना ज़्यादा लोग जो हैं ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने से पहले उस चीज़ों को सीखे, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मोबाइल चलाना हो, टैब चलाना हो, लैपटॉप चलाना हो, तो डिजिटल चीज़ों से वो अवेयर हुए। तो अगर इस चीज़ को हम लोग और बड़े पैमाने पे लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये सर्विस इतना स्मूथ होगा तो ऑब्वियसली लोग इसको यूज़ करेंगे। इससे क्या कि फिनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव होगा। यानी कि अगर हम लोग डिजिटल बैंकिंग को ऐसे देखें जहाँ पे मान लीजिए कि कनेक्टिविटी की कमी है, ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन हर जगह नहीं देखने को मिलेगा, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की कमी है, तो वहाँ पे क्या कि फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2021 के अकॉर्डिंग तो इंडिया उन 7 कंट्रीज़ में से है जहाँ पे हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे एडल्ट है। यानी हमारे देश में भी आप देखते हो कि एडल्ट्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर एडल्ट्स के पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम लोग इस तरीके से सिस्टम लेकर आए जो कि डिजिटल अगर लेकर आएंगे तो आज की डेट में सारे बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं, डिजिटली वो इतना ज़्यादा अवेयर्ड है, तो ये हमारे देशों के लिए बेटर है। साथ ही हमें एक रोबस्ट और सिक्योर बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे बिल्ड कर सकेंगे।
साथ ही हम लोग डिजिटल इकॉनमी भी स्ट्रेंथन कर पाएंगे, यानी कि बैंकों को हम लोग इस तरीके से पुश कर सकते हैं कि भैया आप डिजिटल स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अडॉप्ट करो। इससे क्या होगा कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, बिजनेस है, एमएसएमई है, रिटेल लोन्स है, उन सबको यहाँ पे फ़ायदा हो पाएगा कि वो यहाँ पे बैंक उनको बार बार दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल में ही बैंकिंग सिस्टम सर्विसेज को अवेल कर सके। अदर बेनिफिट है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा। आप समझो कि आपको अगर एक सिंगल काम भी पहले करना होता था, पैसे भी जमा करने होते थे तो बैंक जाना होता था, जो मुझे अभी भी याद है, और अगर विड्रॉ करना है तो वो भी बाकायदा बैंकों से होता था। तो काफ़ी ज़्यादा आप समझो कॉस्ट लग जाते हैं। साथ ही इससे क्या होगा कि जो यूज़ है वो अगर 24/7 बैंकिंग सर्विस अगर हमें मिल जाए तो इसका यूज़ भी बढ़ जाएगा। ग्रेटर पर्सनलाइजेशन होगा, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो बेटर तरीके से लोगों तक पहुँचेगा। ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट हो पाएगा, जिससे कि जो कैश का सर्कुलेशन है पूरी इकॉनमी में वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में आप देखो कि पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल में है। लेकिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो इसका क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे बड़ी लिमिटेशन तो आप लोग यही देख सकते हो कि हमारे देश में जो है इलिटरेसी की रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को यहाँ पे मोबाइल तक चलाने नहीं आता है, तो फिर वो लोग यहाँ पे बैंकिंग सर्विस को ऑनलाइन कैसे अवेल कर पाएंगे, और पब्लिक अवेयरनेस की भी कमी है। डिजिटल कनेक्शन एक अलग ही यहाँ पे प्रॉब्लम है। साइबर फ्रॉड रिस्क इतना है कि साइबर जो थ्रेट है उससे लोग यहाँ पे परेशान हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट है बैंक का कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सेटअप करे। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वो ड्रास्टिकली चेंज करेगा जिस तरीके से बैंक और कस्टमर आज की डेट में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वो यहाँ पे अकेले अलग तरीके से यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाना होगा, जिससे कि हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया इसको इम्प्रूव करें, इन्हेंस करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो हमें डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज दिस इज़ अगेन ऑल अबाउट दिस आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फीचर्स भी आप देख सकते हो कि डिजिटल बैंकिंग का क्या है। तो दोनों तरीके से सेल्फ सर्विस भी है और असिस्टेंट मोड भी है। कस्टमर्स अनेबल कर सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ ही यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस भी इन्हेंस हो पाएगा और एक एफिशिएंट पेपरलेस सिक्योर भी एनवायरनमेंट मिलेगा। मोस्ट सर्विस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा सेल्फ सर्विस मोड में एट एनी टाइम। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है इसके बारे में हमने देखा कि बेसिकली ये है क्या, इसको लाया क्यों जा रहा है, इसकी फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के साथ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे लेसन्स लेकर आने की मैं कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है तो आप लोग कर सकते हो। लिंक आप लोग को लिंक नहीं, जो ईमेल आईडी है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फर्दर आप लोग किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप लोग उस ईमेल आईडी में मेल करके आप लोग पूछ सकते हो। यूपीएससी के लिए यहाँ पे आपका जो है डेली बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप लोग अपनी आंसर राइटिंग को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। ओके, सो गाइज थोड़ी सी गैप हो गई थी क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से मुझे इतना लंबा ब्रेक लेना पड़ा, बट नाउ आई एम बैक और फिर से यहाँ पे हम लोग रेगुलराइज करेंगे जो भी हमारी लेसन है। तो डेली बेसिस पे मैं फिर से कोशिश करूँगी कि वापस से आऊँ और 4 बजे हमारे यहाँ पे लेसन जो है जिस तरीके से चलता था वैसे ही चलेगा। और काफ़ी लेसन हमारे छूट भी गए हैं, जैसे अब सितंबर मंथ का मैगज़ीन नहीं हुआ है, अभी नवंबर मंथ की भी मैगज़ीन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बैक टू बैक आप लोग को यहाँ पे लेसन प्रोवाइड करूँ, जिससे कि जल्दी तरीके से हम लोग फास्ट तरीके से यहाँ पे अपने पिकअप पढ़ा के जो भी यहाँ पे हमारा एक अप्रोच है और हम लोग टाइमलाइन में आ जाए। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।